All right, hello my beautiful students. Welcome back to the crash course NEET 2021. So guys, we have started with human physiology already and कल हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, that was digestion and absorption. I hope तुमने NCERT से पढ़ लिया होगा. You would have solved lots of questions and वो सारे questions तुम्हारे solve हो रहे होंगे, right? So अगर कभी कुछ भी अभी भी कमी रह गई है तो just give it a quick revision, ठीक है? And keep revising it side by side and let's move on to the next chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases, chapter number 17 guys. ठीक है? So I hope NCERTs are ready with all of you. So all set with NCERTs, all set with NCERTs, ठीक है? चलिए, so guys आज इस चैप्टर को भी हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं. इन लेक्चर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है? सो ऑल सेट विद एनसीईआरटीज. जल्दी से ले लीजिए एनसीईआरटी एंड ओपन इट टू द चैप्टर नंबर 17 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट नाउ, ठीक है? चलो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स है समझ लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी ब्रीदिंग बात आती है रेस्पिरेशन भी याद आ जाता है. बट आर द टू टर्म्स सेम और दे आर सिमिलर या फिर वो बिल्कुल डिफरेंट है? लेट्स अंडरस्टैंड इट. स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ, ठीक है? आई नो तुमने पढ़ा है इसे, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिविजन की जरूरत है यहाँ पे. देखिए, सो वन इज ब्रीदिंग एंड अनदर इज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना. यू इनहेल, यू एक्सहेल, दैट इज ब्रीदिंग. लेकिन वो जो तुम सांस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है? और उस ऑक्सीजन को यूज करके तुमने जो पिछले चैप्टर में इतना सारा खाना खाया, सेल्स तक पहुंचाया न्यूट्रिएंट्स को, और हमने कल भी बात की थी कि वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी बिल्डिंग फूड्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको तोड़ के एनर्जी बनेगी. अब डिपेंड करता है कि वो एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बननी है या एब्सेंस में. दोनों तरह से बन सकती है, ठीक है? बट वॉट एवर द breakdown of food to produce energy, that is known as respiration. Is that clear? तो जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल होगी, ठीक है? तो सांस लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, दैट इज ब्रीदिंग. वाइल उसी ऑक्सीजन को यूज करके या उसकी एब्सेंस में फूड का ब्रेक डाउन होना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. क्लियर? तो सांस लेने में या छोड़ने में तो कोई एंजाइम्स यूज नहीं हो रहे, राइट? सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है? एंड इट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अगर हमें ज्यादा एनर्जी बनानी है तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. तो ब्रीदिंग बिकम्स वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर? वेयरएज जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और सेल्स में जाके ये एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है. हर सेल को अपने हिस्से की एनर्जी खुद बनानी होगी. इज दैट क्लियर? सो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. कितनी रिलीज होगी दैट विल डिपेंड कि आपने ऑक्सीजन यूज की है कि ऑक्सीजन बिना इस्तेमाल किए गए एनर्जी प्रोड्यूस की गई है. सो वील गो इनटू द डिटेल्स. लेट्स सी वंस अगेन. सो ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर वक्त चलती है, ठीक है? जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं. फिजिकल प्रोसेस है एंड इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? एंड क्योंकि फिजिकल है सो हियर नो एंजाइम्स आर यूज्ड. यहाँ कोई एंजाइम्स का यूज नहीं होगा. Clear? Whereas respiration is the breakdown of food to release energy. ये एक biochemical process है और इसमें enzymes use होंगे. It's like combustion, energy release होगी, ठीक है? So energy release of energy. अब एक और चीज, You must have heard of active and passive process. हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन. कुछ तो एक्टिव प्रोसेस से होती है, कुछ पैसिव प्रोसेस से होती है, राइट? सो जल्दी से पॉज करके जरा सोच लेना कि तुम्हें याद आ रही हैं वो चीजें कि कौन कौन से सबस्ट्रेट्स थे जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं और पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं. नहीं होते तो साइड पे लिख लेना और इस लेक्चर के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करोगे, बिकॉज दैट इज अ लिटिल ट्रिकी सा टॉपिक जिसमें कई गड़बड़ होती है, ठीक है? सो कीप रिवाइजिंग सच टॉपिक्स अगेन एंड अगेन. चलिए, कमिंग बैक हियर. सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में क्या ख्याल है? सो डू यू थिंक इट इज एन एक्टिव प्रोसेस और अ पैसिव प्रोसेस? वेल, रेस्पिरेशन तुम्हें याद आ रहा होगा कि दिस इज वेरी मच एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि
जैसे हम कहते हैं कि मनी मेक्स मनी, है ना, पैसा बनाने के लिए पहले पैसे की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, ऐसे ही एनर्जी बनाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी पहले देनी भी पड़ेगी। तो क्योंकि एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है, हेंस इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट ब्रीदिंग? क्या सांस लेने या छोड़ने में तुम्हारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है? डू यू थिंक सो? Well, if you think yes, then you're right. So breathing is actually both active and passive process. तो आज जब हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये क्यों एक्टिव है और क्यों पैसिव है, कौन सा फेज इसका एक्टिव है, कौन सा फेज इसका पैसिव है। Is it clear? I hope the basics are clear and you are clear with the differences between breathing and respiration. Clear? चलिए, so after this understanding, let's go on to this part of respiration. So I told you guys कि there are two types of respiration. Respiration means breakdown of food, और वो breakdown of food energy की presence में भी हो सकता है और absence में भी। अगर presence में होता है तो we call it aerobic, ठीक है, और अगर absence में होता है तो that is known as anaerobic। क्लियर? तो एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होती है और एरोबिक में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का यूज होगा। क्लियर? नाउ दिस फ्लो चार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर क्लास 10 की बुक, ठीक है, कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा तुम्हें, आई एम श्योर। सो क्योंकि मैंने ये क्लास 10 की बुक से ही उठाया है। देखो बेसिक्स वहीं से हैं, वो चीजें गलत नहीं थी, वो पुरानी नहीं हो गई, वो ऑब्सोलीट नहीं हो गई, उनको साथ रखना है, ठीक है। देखो तो हमने पढ़ा हुआ है बचपन से कि ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6। देखो एनर्जी तो फैट से भी बन सकती है, एनर्जी प्रोटीन से भी बन सकती है, लेकिन सबसे सिंपल किससे बनानी होती है? ग्लूकोज, ठीक है। तो हम जनरली ग्लूकोज को कंसिडर करते हैं, वरना हमने कल ये भी पढ़ा था कैलोरीफिक वैल्यूज एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, तो बहुत सारी एनर्जी बनती है फैट से भी और प्रोटीन से भी, बट वी विल कीप इट सिंपल। और जो फेवरेट सबस्ट्रेट है हमारे सेल का, जिसको यूज करके वो झटपट एनर्जी बना सकता है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, नॉट फैट्स एंड नॉट प्रोटीन्स। क्लियर? इसीलिए जब भी हमें भूख लगती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम छोले भटूरे नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? टॉफी खा ली, चॉकलेट ले लिया, यानी कुछ भी मीठा, कुछ फ्रूट्स ले लिए। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज मीठा कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? नाउ सी, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में सबसे पहले तो क्या बनाता है? पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्लियर? अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनना ही बनना है। अब आगे डिपेंड करेगा कि अगर ऑक्सीजन है, ठीक है। नाउ दिस पार्ट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज एनारोबिक पार्ट, this is anaerobic part, and this part is known as, this step is known as glycolysis. I know you know this, right? And it is a common part, it is a common step for both aerobic and anaerobic respiration, for aerobic and anaerobic respiration. अब इससे ज्यादा जो डिटेल्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। क्लियर? चलिए, सो in by glycolysis glucose has been converted into pyruvate. अब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है, देखो अगर ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज करके पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाएगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इनफैक्ट ढेर सारी एनर्जी। सो अराउंड 36 से 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? नाउ अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है गाइस, तो फिर देखो क्या हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में है, हमारे वॉलंटरी मसल सेल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो पायरुवेट के ब्रेकडाउन से बनेगा लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? फटीग होता है, मसल फटीग, क्रैम्प्स पड़ेंगे, दर्द होगी, राइट, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साथ में नहीं बनती, और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? नाउ अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के अंदर हो रही है, सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी, द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस विल बी नोन एज फर्मेंटेशन, और यही प्रोसेस यूज होती है गाइस ब्रेड बनाने में, यानी बेकिंग में, और ब्रूअरी में, अल्कोहल प्रोडक्शन में। Clear? See, pyruvate will break down in the absence of oxygen
and form ethanol and carbon dioxide and energy. And again, how much energy? Just 2 ATP molecules. So are we clear कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं और हम बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे केस में गाइस एनारोबिक से तो काम चलने वाला है नहीं. सो वी रिक्वायर एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. इसीलिए हमें ब्रीद करना होगा ताकि हम एयर इनहेल करें, उसमें से ऑक्सीजन ले सकें और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो सके. क्लियर. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारी एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती हैं और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगता है तो मसल्स रिस्पॉन्ड करती हैं. तो मसल्स पहले बेचारी एरोबिकली रिस्पायर कर रही थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो लैक्टिक एसिड बनने लगा और फटीग हो गया. तो मसल्स आर नॉट ऑलवेज रिस्पायरिंग लाइक दिस. दिस इज ओनली इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हो पहले तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारी बस होती है. वो बस किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से. इज इट क्लियर? चले. सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल. फाइन. Now let's read NCERT before moving further. So as you have read, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy. I told you ये सारे molecules use होंगे because they are all energy building foods. पिछले चैप्टर में हमने खाना खाया है. अब खाना खाया था, पचाया था, सेल तक पहुंचा दिया था. अब उसी सेल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है ताकि उस खाए हुए खाने को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई जा सके. ठीक है. चलो, तो सारे मॉलिक्यूल्स यूज होंगे टू perform various activities. Now carbon dioxide, which is harmful, is released during the above catabolic reactions. See, respiration is a catabolic process. Why is it catabolic? Let's come back here. It is a catabolic process. Catabolic means breakdown हो रहा है. It is catabolic. In nature, breakdown हो रहा है. Complex thing is broken down into the simpler compounds, right? Be it carbon dioxide, water, or lactic acid, or ethanol and CO2. So उसका breakdown हो रहा है. So it is catabolism. अब देखो, हमने यूज की ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन पहुंचानी है और सेल्स में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी से निकालना है. ठीक है. एंड बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज विल अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई जाएगी, अंदर की बनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी. बट हम ऑक्सीजन फिल्टर करके नहीं लेते. वी टेक द होल एयर एंड वी थ्रो आउट द होल एयर. दोनों की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. ठीक है. चलिए, next, carbon dioxide is harmful and is released during the above catabolic reactions. Therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells has to be released out. Right? This exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cells is known as breathing. और इसी को commonly बोल दिया जाता है respiration. ठीक है. बट प्रिसाइजली स्पीकिंग, ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्लियर? चले. देन place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down and you know that this is called breathing. How do we breathe and respiration के क्या क्या mechanisms हैं, क्या क्या organs use हो रहे हैं, that we now have to study. Clear? ऑल राइट. सो गाइज, मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया था कि एनिमल किंगडम को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे. हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर के साथ हम हर एक सिस्टम की एवोल्यूशन देखने वाले हैं. बाकी के एनिमल फाइला के अंदर कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एटलीस्ट उसका एक बेसिक जरूर देख लेंगे कि किसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा था. ठीक है. सो अगेन आई हैव टेकन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट एनिमल किंगडम वाली वो टेबल जो दे रखी है. लेट्स सी हियर. So see, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes. यहाँ तक तो guys ये सिस्टम है ही नहीं. It is all absent. It is all absent. Clear? So respiratory system is absent till Aschelminthes. That is roundworms. Clear? Annelida onwards, respiratory system is present. Clear? अब जरा देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से structures present है. See, पोरिफेरा जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायर करता है. जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायर करेगा और बाय डिफ्यूजन. ठीक है. बाय डिफ्यूजन.
सीलेंट्रेटा भी इसी तरह से करेगा, टीनोफोरा भी ऐसे ही करेगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज अब डिपेंड करता है, अगर तो प्लेटीहेल्मिन्थीज गाइज दे आर पैरासिटिक इन नेचर तो वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, क्लियर। और अगर वो फ्री लिविंग हैं तो उनके केस में भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा, क्लियर। ओके, कमिंग ऑन टू एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज के केस में भी या तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और ठीक है, या फिर अगर वो फ्री लिविंग है तो उनके केस में भी जनरल बॉडी सरफेस से होगा। बट देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज फोकसिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर इसके लिए नहीं बनाया गया। सो वी से कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, जो उनका इंटेग्यूमेंट्री है, जो उनकी स्किन है, जो उनका बॉडी सरफेस है, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, क्लियर। देन स्टार्टिंग विद एनालिडा। अब देखो एनालिडा के केस में क्या हो रहा है। एनालिडा के केस में गाइस अगेन स्किन से रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के केस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। देयर आर ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया हो सकते हैं, और भी कई तरह के स्ट्रक्चर, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स, ठीक है, और कई तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। देन वी हैव मोलस्का। मोलस्का के अंदर गिल्स होती हैं, देयर आर स्पेशल गिल्स, वी कॉल देम फेदर गिल्स, फाइन। अकाइनोडर्माटा के अंदर एक वाटर एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम होता है, वाटर एम्ब्यूलेक्रल या वैस्कुलर सिस्टम है जिसके थ्रू की रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी गिल्स प्रेजेंट हैं, और कॉर्डेटा के अंदर गाइस गिल्स भी होंगी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेस, और लंग्स हो सकते हैं, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, एम्फीबियंस के अंदर माउथ से भी रेस्पिरेशन होती है, बक्कल कैविटी से। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे आर यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे एक टर्म हम यहीं पे याद कर लेंगे। देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स स्किन से रेस्पायर करते हैं उनके केस में स्किन से होने वाली रेस्पिरेशन को टर्म दी जाती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, जिनमें भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होनी है, नाउ अंडरस्टैंड, उस सिचुएशन में स्किन बहुत पतली होनी चाहिए, हमारी जैसी मोटी चमड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी पतली होनी चाहिए स्किन कि डायरेक्टली नीचे सेल्स तक ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। सो देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज, क्लियर। ट्रेक्यूल से होने वाली ट्रेक्यूलर जैसे कॉकरोच में होगी, क्लियर। कॉकरोच इज इन योर सिलेबस, सो यहां से याद कर लेना। कॉकरोच के केस में गिल्स, चाहे वो फेदर गिल्स हैं या कोई भी गिल्स हैं, गिल्स से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारी टर्म्स आएंगी इन वन और द अदर चैप्टर, ठीक है। सो ब्रांकियल रेस्पिरेशन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, गिल्स से अगेन होने वाला ब्रांकियल रेस्पिरेशन। एंड गिल्स, अगर कॉर्डेटा में भी गिल से हो रही है तो ब्रैंकियल बोलोगे, लंग से हो रही है तो पल्मनरी बोलेंगे। लंग से होने वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन। और अगर माउथ से होती है तो माउथ से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है बक्कोफेरेंजियल। ऑल्दो कॉकरोच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट कॉकरोच के अंदर, सॉरी नॉट कॉकरोच, फ्रॉग इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फ्रॉग के अंदर लंग से भी रेस्पिरेशन होगी, माउथ से भी होगी और स्किन से भी होगी। तो तीनों तरह की रेस्पिरेशन एग्जिबिट करता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ। क्लियर? चले, सो ये हो गया हमारा थोड़ा सा अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अदर फाइला। नाउ बिफोर दैट let's see this table. Before we move on to the human respiratory system, we will see this table. See, I already told you, I think. General body surface देखो, lower invertebrates, sponges, coelentrates, flatworms, even roundworms, ctenophora, इन सब के अंदर ये होगा. Skin, moist cuticle, cutaneous respiration, earthworm, leech, amphibians. I told you, frog से भी, frog भी skin से respire करता है. Frog under water, adult frog under water will respire through skin. Tracheal tubes, see insects, centipedes, millipedes, spider, ये सारे tracheal tube से करते हैं. And we have just understood कि इसको हम tracheolar respiration कहेंगे. गिल से होने वाली branchial respiration है fishes, tadpoles, prawn, are you getting it? And then lung से होने वाली pulmonary respiration in most of the vertebrates. Clear? So this table will help you in understanding the
different respiratory organs in different organisms. Chaliye, so once again let's have a quick reading from NCERT. See, mechanism of breathing may vary from different organs, groups of animals depending mainly on their habitat. तो mechanism किस पे depend करता है? Depends on the habitat and the level of organization. अब level of organization देखो कौन कौन से हैं? We have tissue level. Tissue level is seen in Coelenterata and Ctenophora, right? Tissue level. Then we have organ level. Organ level is seen in Platyhelminthes. And then roundworm onwards we have organ system level. ठीक है, organ system level of organization. ये roundworms में है. तो tissues के अंदर हमने कौन सा देखा था? General body surface. इसमें भी क्या देखा था? General body surface. ऑर्गन सिस्टम राउंडवर्म्स में तो जनरल बॉडी सरफेस ही है, बट उसके बाद वी हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट लाइन. लोअर ऑर्गेनिजम्स देखो, ये मैं ऑलरेडी टेबल में बता चुकी हूँ. स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स. सो गाइस, ये जो हमने टेबल की है दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड. क्लियर? जो अभी हम रीड कर रहे हैं. सी, दे एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन. ये सिंपल डिफ्यूजन से करेंगे. ठीक है? And over the entire body surface, already told you. Then earthworms पे आते हैं. Earthworms देखो, moist cuticle से respire कर रहे हैं. Insects, they have a network of tubes known as tracheolar tubes. Fine. Then specialized vascular structures called gills. Gills से होने वाली branchial respiration. This is found in aquatic arthropods and mollusca. ठीक है? एंड देन बैग्स कॉल्ड लंग्स. ये लंग्स कौन यूज करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं इसे. यूज बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल मींस दोज हु लिव ऑन लैंड्स. और देखो, फिशेस यूज करती हैं गिल्स को. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स दे यूज लंग्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी. Amphibians like frogs can respire through moist skin. Told you, underwater it will use. This is underwater. ठीक है? अंडर वाटर इट यूजेस मॉइस्ट स्किन. देन उसके बाद लंग्स यूज करता है लैंड पे, ऑन लैंड. ठीक है? एंड बकोफेरेंजियल भी यूज कर सकता है, यानी माउथ भी यूज कर सकता है. बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन दैट इज ऑल्सो ऑन लैंड. और अगर वो टैडपोल स्टेज में है तो रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है वो गिल्स. क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं. So now we'll study human respiratory system, क्योंकि मेन फोकस है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे. So let's understand कि हमारे अंदर किस तरह से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है. तो हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है गाइस, चीफ रेस्पिरेटरी हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट इज लंग्स. लेकिन लंग्स तक हवा पहुंचाने के लिए भी उससे पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं. So let's understand the human respiratory system. So this is your figure 17.1, human respiratory system according to NCERT. ठीक है? So देखो, epiglottis, larynx, ये सारे structures show किए हुए हैं, but it is not complete, so we will draw it ourselves first. चलो, तो start करते हैं अपने structure के साथ. All right. तो हवा गाइस हमारे अंदर एंटर करती है सबसे पहले थ्रू नॉस्ट्रल्स. ठीक है? ये क्या है? नॉस्ट्रल्स. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉस्ट्रल्स को हम एक्सटर्नल नेरिस भी बोलते हैं. एक्सटर्नल नेरिस. ठीक है? उसके बाद ये लिप्स एंड दिस. These are your teeth. This is your palate that we have already read in the digestive system. Clear? This is your lower teeth and so on. And now this is your nasal chamber. and पीछे ये तुम्हारा pharynx. और हमने पढ़ा था कि pharynx फिर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में. ठीक है? पीछे की तरफ esophagus और आगे की तरफ होती है आपकी trachea. This is your trachea or the windpipe. ठीक है? All right. So let's understand this. Okay. So first structure is nostrils, जिससे कि air enter करेगी. And after that air goes into this chamber known as nasal chamber. It goes into the nasal chamber. Clear? Nasal chamber के बाद air goes in this passage, the common passage for air and food. This passage is known as pharynx. Is known as pharynx. Clear हो गया? This is known as pharynx. और तुम्हें पता है कि pharynx फिर डिवाइड हो जाएगा into dorsal esophagus and
Ventral trachea, and trachea is also known as windpipe. Clear? All right. अब guys, ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम भी हमने पढ़ा था. ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस. डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है, चैप्टर बदलने से फिजियोलॉजी नहीं बदलने वाली या एनाटॉमी नहीं बदलने वाली. ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर द सेम थिंग्स. सो सी, ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस. डन. और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर वाज नोन एज एपीग्लॉटिस. कार्टिलेजनस फ्लैप. कौन सा कार्टिलेज था? इलास्टिक कार्टिलेज, राइट, जो प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप. क्लियर? एंड देन वी हैव आल्सो सीन द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस वाज नोन एज गलेट. ठीक है, अब हम इसोफेगस की ज्यादा बात नहीं करेंगे. वी विल कंटिन्यू स्टडिंग अबाउट ट्रेकिया नाउ. ठीक है, अब हम वेंट्रल पाइप की बात करने वाले हैं. चलिए, सो गाइस, जहां ये ग्लॉटिस प्रेजेंट है, ग्लॉटिस के बिल्कुल नीचे यानी ट्रेकिया के अपर एंड पे यहां एक कार्टिलेजनस बॉक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, अराउंड 9 कार्टिलेजेस मिलके एक बॉक्स बनाते हैं, एक सेट ऑफ बॉक्स बनाते हैं, एंड दिस सेट ऑफ बॉक्स इज नोन एज लेरिंक्स और द वॉइस बॉक्स. लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. सो देखो, एयर किस तरह से एंटर करेगी. लेट्स टॉक अबाउट एयर नाउ. सी, सो एयर नॉस्ट्रल से एंटर की. ठीक है, नॉस्ट्रल से एंटर करके वो जाती है नेजल चेंबर में. नेजल चेंबर से वो गई फेरिंग्स में. फेरिंग्स से फिर वो जाती है यहाँ ग्लॉटिस से होते हुए पहले लेरिंग्स में, एंड लेरिंग्स से होते हुए इट विल एंटर इनटू द ट्रेकिया. क्लियर? सो इज दिस मच क्लियर? सो देखो, थर्ड वाज फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद वो कहाँ गई है? आपके लेरिंग्स में, एंड देन इट एंटर्स इनटू द ट्रेकिया. अब आगे क्या होगा दैट वील सी इन अ व्हाइल. अभी हम थोड़े से और डिटेल्स यहां पे देखते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि माउथ ब्रीदिंग के कंपैरिजन में नोज ब्रीदिंग इज रिकमेंडेड और नोज ब्रीदिंग करनी चाहिए. राइट? व्हाई? बिकॉज नोज, नेजल चेंबर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो एयर को फिल्टर कर सकते हैं. सो नेजल चेंबर के अंदर गाइस कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रीजन इज नोन एज वेस्टिब्यूल, और यहाँ पे हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स मिलेंगी. क्या मिलेंगी? हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स. हेयर और म्यूकस, दे विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. क्लियर? ताकि एयर को फिल्टर किया जा सके. डन? ओके. अब यहां पे एक ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है. ऑल्फैक्टरी रीजन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, हवा में आने वाले जो केमिकल्स हैं उनको रिसीव करेगी और उससे फिर सेंस ऑफ स्मेल जनरेट होती है. क्लियर? सो फर्स्ट इज वेस्टिब्यूल रीजन. वी आर टॉकिंग अबाउट नेजल चेंबर. फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिब्यूल which is going to filter the air. Clear? Second is olfactory, which is going to produce a sense of smell. And third, यहाँ पे guys एक respiratory region present है. The third region of nasal chamber is respiratory region. Clear? Now what is respiratory region famous for? देखो, respiratory region में यहाँ पे आपके 3 बोनी रिजेस प्रेजेंट होंगे, और ये 3 बोनी रिजेस को, यानी हड्डियों के रिजेस बने हुए हैं, इन रिजेस को हम बोलते हैं नेजल कॉन्के. क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्के. दीज आर द बोनी रिजेस. कितनी है? 3 बोनी रिजेस. और इन 3 बोनी रिजेस का काम क्या होता है गाइस? देखो, इन 3 बोनी रिजेस का काम ये है, I'll write it later. ये 3 बोनी रिजेस जो है, ये जो रोल प्ले करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, थर्मो रेगुलेशन. I'll tell you what it is. थर्मो रेगुलेशन मतलब तो समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर रेगुलेट करता है. और दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन करेगा. Now see what happens. देखो, हवा अंदर एंटर की, उसको फिल्टर कर लिया. किसने किया? हेयर एंड म्यूकस ने. फाइन. फिर उसी हवा में से कुछ केमिकल्स को रिसीव करके सेंस ऑफ स्मेल जनरेट हो गई. अब हवा इससे पहले कि और इनटू द सिस्टम जाए, उस हवा का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना होगा. चाहे बाहर की हवा ठंडी हो या बहुत गर्म हो, हमें उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है, एंड दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन. बाहर की हवा ड्राई है तो या ना हो, लेकिन हमें उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करना है. अगर ड्राई है तो और ज्यादा मॉइस्चर ऐड करना है.
ठीक है। सो देखो, जब अब सर्दियों में वेन एवर यू ब्लो आउट एयर ऑन अ ग्लास और अ मिरर, तो वहां पे फॉगीनेस आ जाती है ना। तो उसके ऊपर फिर कई बार हम दिल चिल बना के बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, डैश लव्स डैश, डैश वेड्स डैश। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कुछ कुछ नाम, है ना। आ जाओ पढ़ाई पे वापस। तो देखो, नेजल कॉन्के, नेजल कॉन्के का काम क्या है कि उस हवा के अंदर मॉइस्चर को ऐड करना। तो वो जब तुम ब्लो आउट करते हो एयर को, तो उसमें मॉइस्चर क्यों होता है? बिकॉज वो मॉइस्चर ऐड किया गया है हवा के अंदर। सो हवा में मॉइस्चर ऐड करना इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को ऐड करना, ह्यूमिडिफिकेशन कौन करेगा? नेजल कॉन्के करेंगे। क्लियर? नेजल कॉन्के होते क्या है? दीज आर बोनी रिजेस, बोन्स, इंफीरियर टर्मिनल्स नाम की बोन्स होती हैं, जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इस तरह से रिज बन जाता है उसका नीचे से। तो ऐसे 3 रिजेस हैं, और यहाँ पे इन बोनी रिजेस में रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो जब हवा इसके पास से गुजरती है, तो एक तो उसका टेम्परेचर ब्लड के टेम्परेचर जितना हो जाएगा, यानी बॉडी टेम्परेचर 37, प्लस ब्लड का जो मॉइस्चर है वो हवा के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो देखो क्या क्या काम किया गया है अभी तक। फिल्टर किया गया हवा को, वार्म किया गया हवा को। सो थर्मो रेगुलेशन मतलब वार्म अप करना उसे, ठीक है। देन ह्यूमिडिफाई करना, यानी मॉइस्चर ऐड करना, मॉइस्चर एडेड। इज दिस क्लियर? तो ये काम किए गए हैं बिफोर एयर गोज डीपर इनटू द सिस्टम। क्लियर हो गया? ऑल राइट। अब नेजल चेंबर के बाद हवा कहां जा रही है? इन आवर थर्ड रीजन कॉल्ड फेरिंग्स। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंग्स। सो बचपन से एक लाइन तो फेरिंग्स के बारे हमें रट चुकी है, दैट इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। बट अब थोड़ा सा इसको और एडवांस करेंगे। सी फेरिंग्स को गाइज हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इतना रीजन, ये रीजन, और फिर ये रीजन। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। सी चलो यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे लिखते हैं। सो सी फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। चलो, अब फेरिंग्स का जो रीजन नेजल चेंबर के पीछे आ रहा है, इस रीजन को हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। जो पार्ट फेरिंग्स का ओरल कैविटी के पीछे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। क्लियर? और जो पार्ट फेरिंग्स का इस लेरिंग्स के पास आ रहा है, इसको बोलेंगे लेरिंजोफेरिंग्स। इज दैट क्लियर? सो फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, नेजो, ओरो एंड लेरिंजो। इज दैट क्लियर? अब नेजो रीजन में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ हवा। ओरो में क्या प्रेजेंट है? ऊपर से हवा भी आ रही है और फूड भी आ गया। एंड लेरिंजो में भी बोथ एयर एंड फूड। इज दिस क्लियर? चलो, तो ये 3 रीजन्स हो गए हैं आपके फेरिंग्स के। तो हवा देखो, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चेंबर, नेजल चेंबर के बाद नेजो, एंड देन यानी इट इज गोइंग इनटू द लेरिंग्स। ओरो और लेरिंजो से होते हुए इट विल गो इनटू द लेरिंग्स थ्रू ग्लोटिस। ऑल क्लियर? चलो, सो अब हवा कहां तक हमने पहुंचा दी है? आपके लेरिंग्स तक। तो लेरिंग्स की ओपनिंग, लेरिंग्स कहां पे प्रेजेंट है? ये वॉइस बॉक्स कहां पे प्रेजेंट है? ऑन द अपर साइड ऑफ ट्रेकिया। अपर को बोल देंगे एंटीरियर, ऑन एंटीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया। क्लियर गाइस? डायग्राम्स के थ्रू चीजें याद रखो, ठीक है। पिक्चर बनती है और उस वक्त एक पिक्चर ही याद रखनी है और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंटीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया पे प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं, और ये कार्टिलेज का बना होता है। टेल यू मोर डिटेल्स। क्लियर? और इसी की ओपनिंग को क्या बोल देंगे? ग्लोटिस। क्लियर? नाउ सी, अभी तक हमने ये जो पार्ट्स किए, देखो ये ट्रेकिया जो किया है, ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाना है इनटू ब्रोंकाई, ठीक है। और ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड होता जाएगा छोटी डक्ट्स में एंड और छोटी डक्ट्स में, और इनको हम बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के आगे जाके कहीं ना कहीं डिवाइड करते करते ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या बने होंगे? एल्वियोलाई, ठीक है। आई विल मेक अ बेटर स्ट्रक्चर इन द लेटर सेक्शन, बट यहां पे सिर्फ इतना बता रही हूं, नॉस्ट्रल्स, नेजल चेंबर, फेरिंग्स
फेरिंग्स के बाद आपका वॉइस बॉक्स के बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, देन बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है आपका एल्वियोलाई। इज दैट क्लियर? और एल्वियोलाई से पहले भी एल्वियोलर डक्ट्स आ जाती है। सो दिस इज हाउ द पैसेज, एयर पैसेज गोज ऑन। क्लियर? सो ये देखो, तो हमारा एयर पैसेज क्या है? सबसे पहले नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चेंबर से हवा गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ गई? आपके ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, और ट्रेकिया फिर डिवाइड कर जाता है इनटू ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के आगे बनते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी और ब्रेकडाउन होंगे तो टर्शरी। ठीक है, एंड ब्रोंक्यूल्स के आगे फिर होते हैं टर्शरी, एंड देन टर्शरी के बाद भी बनते हैं टर्मिनल। ठीक है, एंड देन वी हैव एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के आगे लगे होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वियोलाई, जहां एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होना है। सो दिस इज आवर एयर पैसेज। ठीक है, अब गाइस ये जो एयर पैसेज है हमारा, दिस इज आवर एयर पैसेज। इस एयर पैसेज को हम 2 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर? लेट्स सी व्हाट आर दीज 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक ये जो पैसेज है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट। Is this clear? So it is divided into 2 regions. One is conducting zone, and the second zone, which starts with alveolar ducts, alveoli and their ducts. ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी पार्ट। Is this clear? So the whole air passage can be differentiated or divided into 2 regions, 2 parts. एक है आपका conducting part और दूसरा है आपका respiratory part. ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है कंडक्टिंग का, इसको एक्सचेंजिंग जोन भी बोल देते हैं। देखो, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है? ये कंडक्ट करेगा हवा को। ठीक है, तो नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंक्यूल्स जो है ये हवा को कंडक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल जो ब्लड और ट्यूब्स के बीच में जो एक्सचेंज होना है, सेल जो गैसेस का एक्सचेंज होना है, वो कहां पे जाके शुरू होगा? एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। तो इनके आसपास रिच ब्लड सप्लाई होती है, इनके आसपास कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, इनके आसपास कैपिलरीज होंगी, ये ब्लड कैपिलरीज। सो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डाल दी जाएगी और यहां से ऑक्सीजन इसमें डाल दी जाएगी। तो जहां एक्चुअली एक्सचेंज होना है गैसेस का, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज। ठीक है, चलो, तो इतना क्लियर हो गया। दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट एंड दिस इज द रेस्पिरेटरी जोन। डन? ऑल राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट है, ये सिर्फ हवा को कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स अगर हैं भी तो उनके बीच में ऐसे ट्रांसफर ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब ये भी है कि जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? डेड स्पेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेड स्पेस कहते हैं। और ये डेड स्पेस, इस डेड स्पेस में कितनी हवा होती है? 150 ml, 150 ml। नाउ सी, यहां तक गाइस आपका कंडक्टिंग जोन है, ये है आपका रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर? नाउ व्हाट इज डेड एयर वॉल्यूम? अब देखो, अंडरस्टैंड करो। वैसे तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम कल करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, व्हेन वी इनहेल, नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रही हूँ, डीप इनहेलेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं तो हम एक बार में सिर्फ 500 ml ऑफ एयर लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल। एक बार में कितना अंदर लिया? 500। एक बार में कितना एक्सहेल किया? 500। हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम एक बार में कितनी हवा ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? 500 ml ईच। क्लियर? अब उस 500 ml, मान लो कि यहां जो 500 ml एयर एंटर की,
एक बार में नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 नॉर्मल इनहेलेशन के टाइम पे जो 500 ml ऑफ एयर एंटर की, उसमें से 150 ml इसी रास्ते में रह जाएगी। 150 ml तो यहीं पे रह जाएगी। तो सिर्फ 350 ml है जिसमें एक्चुअली एक्सचेंज हो पाना है। समझ में आया? तो जो वो 150 ml है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सचेंज, दैट इज वाई वी कॉल इट डेड एयर वॉल्यूम। वी कॉल इट डेड एयर वॉल्यूम बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किस में से हो रहा है? सिर्फ इस 350 ml में से। क्लियर है? चलो, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा सकता है। दैट वील स्टडी टुमारो, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में। इज दिस मच क्लियर? सो कंडक्टिंग जोन को ही हम क्या बोल देते हैं? डेड स्पेस। और उसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना है? 150, एंड दैट इज नोन एज डेड एयर वॉल्यूम बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन gaseous exchange. It will not participate in gaseous exchange. Not participate in gaseous exchange. Is that clear? चलो, अब आगे आते हैं अगले स्ट्रक्चर्स पे। तो देखो, अभी तक हमने कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया। नॉस्ट्रल्स, नेजल चेंबर, उसके 3 रीजन्स भी देख लिया, एंड वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स फिर अब डिवाइड हो जाना है किसमें? पीछे इसोफेगस में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, एंड देन वी हैव दिस वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया। क्लियर है? ऑल राइट, चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द प्रीवियस डायग्राम। तो देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, नेजो, ओरो एंड लेरेंजो। क्लियर? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, एंड दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर? तो डायग्रामेटिकली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट वी कम ऑन टू लेरिंग्स। ठीक है, सो लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहेंगे? ओपनिंग नोन एज ग्लॉटिस, known as glottis. Fine. Larynx को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। अब गाइज, बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोडक्शन है वो लेरिंग्स की वजह से नहीं होती। बर्ड्स के अंदर, याद रखना, बर्ड्स के अंदर देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विद साउंड प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज सायरिंग्स। सायरिंग्स इन्वॉल्व इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, वो जो उनका चहचहाना है या उनकी जो कोयल का गाना है, ठीक है, वो सब कौन प्रोड्यूस करता है? सायरिंग्स करता है, इन्वॉल्व इन साउंड प्रोडक्शन। नाउ दिस इज एनिमल किंगडम। ठीक है, इस तरह से एनिमल किंगडम पढ़ते हैं हम, और वो पता भी नहीं लगता कब झटपट याद हो जाती है। चलो, चीजों को अपने साथ रिलेट करो, क्योंकि अपने बारे सबको सब याद रहता है। चलो, सो लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स एंड ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस. Now I have told you this larynx is basically a set of box, ठीक है, and इसमें 9 cartilages present होते हैं. It is a set of 9 cartilages. तो 9 cartilaginous box है जिसको हम sound box बोलते हैं. ठीक है, इस 9 cartilages में से guys 3 paired होते हैं और 3 unpaired रहेंगे. Is this clear? और ये 3 अनपेयर्ड देखो कौन से हैं. नंबर 1 वी हैव थायरॉइड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, वो ग्लैंड भी इसी रीजन में प्रेजेंट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द थायरॉइड कार्टिलेज. कैन यू सी इट हियर? ये सबसे बड़ा कार्टिलेज है वॉइस बॉक्स का. ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 9 इज थायरॉइड कार्टिलेज. और इसी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं मेल्स के केस में, क्योंकि मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन कार्टिलेज पे भी एक्ट करेगा और वो इस कार्टिलेज को इतना बड़ा कर देता है कि इट इज सीन एज अ नेक प्रोमिनेंस हियर. बॉयज में प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे एक प्रोमिनेंस नजर आती है, उनकी साउंड उनकी जो वॉइस है उसमें चेंज आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो थायरॉइड कार्टिलेज. देन वी हैव एपिग्लॉटिस. ठीक है, एपिग्लॉटिस तो हमें पता ही है. एपिग्लॉटिस वही स्ट्रक्चर है, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रेकिया, इन द ग्लॉटिस. क्लियर? और ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है. इलास्टिक कार्टिलेज है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रीकॉइड कार्टिलेज भी होगा. हमें सिर्फ नाम याद रखने पड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं.
नहीं भी याद रहता तो कम से कम तुम्हें ये 2 याद जरूर रह जाने चाहिए जिनसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी याद हो जाए ठीक है, नहीं भी होगा तो वी कैन इग्नोर इट। क्लियर? चलो, तो बाकी पेयर्ड अनपेयर्ड हमें करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो सी, दिस इज एपिग्लॉटिस एंड दिस इज द मेम्ब्रेन एंड ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज। क्लियर? और ये है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इकलौती बोन है जो किसी और के साथ नहीं जुड़ के रहती, सिंगल रहती है। इज दैट क्लियर? किसी और बोन के साथ इसका जॉइंट नहीं बनेगा, अपने आप में खुश है ये। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर लैरिंक्स। अब देखो लैरिंक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। तो देखो ये वोकल कॉर्ड्स कैसे हैं? कैन यू सी दीज 2 फ्लैप्स? ठीक है, ये फ्लैप्स की वाइब्रेशन होती है। जब भी हम बोलते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं, तो जब हवा बाहर निकलेगी, एक्सहेल करते हैं हम हवा को, उस टाइम पे ये फ्लैप्स की मूवमेंट होती है। एंड वी नो फिजिक्स विल कम एवरीवेयर, राइट? वाइब्रेशंस विल रिजल्ट इन साउंड प्रोडक्शन। तो ये देखो, ये फ्लैप्स की वाइब्रेशन विल रिजल्ट इन साउंड प्रोडक्शन। अब उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने में बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लैरिंक्स के अंदर और क्या प्रेजेंट है? इट हैज 2 vocal cords. ठीक है, it has 2 pairs of vocal cords, flap like structures which will help in sound production. टेस्टोस्टेरोन का असर इन vocal cords पे भी होना है। ये muscular flaps है, can you see vibrating? These are muscular flaps on the inner side. Clear? अंदर से larynx की inner side पे ये flaps present है। अब टेस्टोस्टेरोन का असर यहां पे भी होगा। मेल्स के केस में प्यूबर्टी में आते ही ये थिक हो जाती है, तो जब ये फ्लैप्स थिक हो जाते हैं तो आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ लैरिंक्स इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस एंड 9 कार्टिलेजेस में यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड्स विच विल हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। क्लियर? स्ट्रक्चर इज नॉट इन योर सिलेबस, सिर्फ दिखाना चाहती थी कि ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर? दीज आर द पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। चलिए, उसके बाद अब हम आते हैं लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया में। ठीक है, तो आई टोल्ड यू लैरिंक्स कहां प्रेजेंट है? ऑन द अपर साइड ऑफ ट्रेकिया। अब ट्रेकिया, द विंड पाइप, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये देखो, ये आपका थायराइड कार्टिलेज हो गया दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, थायराइड कार्टिलेज और द एडम्स एप्पल। ठीक है, सी इट इज रिटन एडम्स एप्पल। क्लियर? और उसके बाद ये जो अंदर रेड कलर का तुम्हें नजर आ रहा है, जो बीच बीच में तुम्हें पिंक नजर आ रही है, दिस इज योर ट्रेकिया। यहां से लेके यहां तक दिस इज योर ट्रेकिया। क्लियर? विंड पाइप, दिस इज ट्रेकिया। अब गाइस, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाहर, ट्रेकिया के आउटर साइड पे कुछ कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगी? कार्टिलेजनस रिंग्स, और ये सी शेप्ड होती हैं। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग, तो रिंग पूरी रिंग होनी चाहिए। ठीक है, बट ये रिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि ये रिंग सिर्फ आगे वाली साइड पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो? सो सी व्हाट हैपेंस, आगे यहाँ पे सेंटर में आपको एक बोन फील होती है, दिस इज स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के बिल्कुल पीछे ट्रेकिया है और ट्रेकिया के सिर्फ आगे वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग। ठीक है, वेंट्रल साइड पे, आगे वाली साइड पे, यानी यहां साइड से शुरू हुआ और इधर साइड पे खत्म हो गया। पीछे वाली साइड पे रिंग प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनकम्प्लीट सी शेप्ड और इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेजनस रिंग्स, इज दिस क्लियर? और ये कौन सा कार्टिलेज होता है? इट इज मेड अप ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? हेलाइन। हेलाइन का मतलब होता है ग्लासी, इट इज हार्ड। तो जहां पे भी हमें स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है ना, वहां पे हमेशा हेलाइन कार्टिलेज होगा। आई मीन आउट ऑफ द कार्टिलेजेस वहां पे कौन सा कार्टिलेज होगा? हेलाइन कार्टिलेज होगा। क्लियर? नाउ सी, सो हेलाइन कार्टिलेज की सी शेप्ड या इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द आउटर साइड। दिस इज फाउंड ऑन द आउटर साइड। सो ट्रेकिया, सी, लाइंड बाय externally lined by C-shaped rings. ठीक है, C-shaped cartilaginous rings. क्लियर? C-shaped बोल लो या इनकम्प्लीट बोल लो, C-shaped cartilaginous rings यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। क्लियर? अब ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट है और ये रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ओनली on the ventral side, only on the ventral side.
और ये सिर्फ वेंट्रल साइड पे क्यों प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे क्या आ गया, आपका इसोफेगस। अगर पीछे भी रिंग प्रेजेंट होती तो इसोफेगस को जब डायलेट होना होता है ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, तो वो रिंग उसको रुकावट बनती, वो उसको डायलेट नहीं होने देती। आर यू गेटिंग इट? तो इसलिए वो पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं होता, सो दैट मूवमेंट ऑफ इसोफेगस कैन अकर प्रॉपरली ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस। डन। अच्छा, ये होती क्यों है कार्टिलेजिनस रिंग्स? ये होती हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया। नाउ अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे यहाँ पे। मान लो कि एक पोल है और इधर से इसको रस्सियों के साथ तुमने पकड़ा हुआ है, ठीक है? जब टेंट लगाते हैं, कभी देखा होगा, है ना? तो एक पोल को रस्सियों के साथ दोनों साइड से उन्होंने पकड़ा होता है। तो अब अगर ये जो ट्यूब है ये इलास्टिक होती, फाइन, मान लो कि वो प्लास्टिक की ट्यूब होती तो क्या हम रस्सियों के साथ उसको खींच सकते थे? प्लास्टिक या सॉरी रबर की होती तो रस्सियों के साथ खींच सकते थे? नहीं खींच सकते थे। इट हैज टू बी हार्ड, राइट, सो दैट स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके। नाउ सिमिलरली मानो कि इसके आसपास ये सी शेप्ड रिंग्स नहीं है, तो ट्यूब कैसी होगी? इलास्टिक होगी, फाइन, कोलैप्स हो सकती है। तो आसपास इसके मसल्स प्रेजेंट होती हैं, फाइन। तो जब हम इनहेल करते हैं ना तो मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं। तो मान लो कि रस्सियां खींच रही हैं, तो उससे क्या होता? आपकी जो ट्रेकिया है वो इस तरह से पिचक जाती। कैन यू इमेजिन? तो एक बीच में ट्यूब है जिसको तुम खींच रहे हो, जब साइड से खींचोगे और वो अगर इलास्टिक है, ठीक है, तो वो इस तरह से पिचक सकती है, कोलैप्स हो सकती है। तो वो कोलैप्स ना हो ड्यूरिंग इनहेलेशन, इसलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। हेलाइन कार्टिलेज की बनी है, हार्ड है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया during inhalation, to prevent its collapse during inhalation. ठीक है, that is very important. So it prevents the collapse of trachea during inhalation. Is that clear? चलो, so ये हो गया externally. Now talking about internal structure. सो इंटरनली ट्रेकिया के अंदर गाइस देखो कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो मान लो ये ट्रेकिया है, ठीक है, तो ट्रेकिया इज इंटरनली लाइंड बाय दीज सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज सूडो स्ट्राटिफाइड columnar, not cuboidal here, they are columnar, pseudo-stratified columnar, column like है, tall cells हैं, columnar, और इनके cilia भी present होता है, ciliated, pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. So this is the type of tissue present on the inner side of trachea. I told you हर चैप्टर में हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि वहां पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो देखो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, लेट्स रिवाइज। इसोफेगस, आपने डीपीपीज अटेंड किए हैं गाइस? डीपीपीज अटेंड करनी जरूरी है और उनकी सॉल्यूशन सुनना भी जरूरी है। प्लीज डू अटेंड द डिस्कशन एज वेल। तो आपने डीपीपी की डिस्कशन में एक चीज समझी होगी कि कुछ पॉइंट्स हम क्वेश्चंस के साथ ही देखते हैं। नाउ सी, डिस्कशन में आपने इसोफेगस के सेल्स पढ़े होंगे, थिंक ऑफ इट। अगर नहीं डिस्कशन अटेंड किए तो यू हैव टू अटेंड इट, आई एम नॉट टेलिंग यू, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि उस डिस्कशन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता लगेंगे कि इसोफेगस के अंदर कौन से सेल्स हैं। स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक तो हमें पता है कि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है, लेकिन व्हाट अबाउट रेक्टम एंड व्हाट अबाउट इसोफेगस? अटेंड योर डीपीपी डिस्कशन, ठीक है। अब इसी तरह से ट्रेकिया देखो, ट्रेकिया के अंदर कैसे है? सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है। Why is it pseudo stratified? Pseudo means false, stratification means layers. तो यहाँ पे देख के तुम्हें लग रहा होगा कि शायद ये 2-3 लेयर्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये 2-3 लेयर्स नहीं, इट इज अ सिंगल लेयर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 साइज के सेल्स होते हैं तो दे अपीयर मल्टी लेयर्ड, बट दे आर नॉट मल्टी लेयर्ड, ठीक है। सो झूठ मूठ की स्ट्रैटिफिकेशन है, सूडो स्ट्रैटिफाइड, कॉलमनर है, ठीक है, और सीलिया प्रेजेंट है। ऐसा एपिथेलियम है आपके ट्रेकिया के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पे ये गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट है, उस म्यूकस को अपर साइड पे पुश करना, सीलिया इस तरह से मूव करता है। इज दैट क्लियर? सो आपके नेजल चैम्बर में म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है एयर को फिल्टर करने के लिए, हेयर प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी पाथवे
म्यूकस लाइनिंग इज प्रेजेंट ताकि हवा में से डस्ट पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को ट्रैप किया जाए, लेकिन उस इन्फेक्टेड म्यूकस को निकालना जरूरी है, वरना वहां पे जमाव करेगी, बीमारी करेगी, ठीक है, कंजेशन होगा। सो उस म्यूकस को ऊपर की तरफ सीलिया ऐसे पुश करता रहता है, ठीक है। और फिर पीछे देखो, आगे ट्रेकिया है, उसके बिल्कुल पीछे क्या है, इसोफेगस, तो वो ऊपर इसोफेगस में डाल देता है। और अगर हम थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करें, सुबह अजीब अजीब आवाजें लगा निकाल के वो गला साफ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वी आर थ्रोइंग दैट इन्फेक्टेड म्यूकस आउट। अदरवाइज नॉर्मली वो पीछे इसोफेगस में डाली जाती है एंड एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू वो निकल जाती है। इज दैट क्लियर? कई बार इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो वो म्यूकस प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्लियर, लेकिन उस चक्कर में हमारी लग जाती है, राइट। तो एनीवेज, सो दिस हिस्टोलॉजी इज इंपॉर्टेंट कि ट्रेकिया के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है। डन। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि ट्रेकिया फिर डिवाइड कर जाएगा इनटू ब्रोंकाई, ठीक है। ये देखो, ट्रेकिया दो में डिवाइड हो रहा है इनटू द ब्रोंकाई, क्लियर। अब ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गिवन इन एनसीईआरटी। अब देखो, जब एक दूसरे को रास्ता बताना होता है तो हम कह देते हैं कि बंसी की दुकान से राइट मुड़ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे तो बंसी की दुकान है नहीं, तो व्हेनेवर यू हैव टू टेल द डायरेक्शन, तो आपको कोई ना कोई लैंडमार्क बताना होगा। तो बॉडी के लैंडमार्क्स हम कौन से कंसिडर करते हैं? देखो, बॉडी में लैंडमार्क्स हैं डायाफ्राम, बॉडी में लैंडमार्क हो गया मेनली आपका वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, कि बैकबोन की कौन सी बोन के लेवल पे ये डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। सो देखो, जहां आपकी बैकबोन का फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, नाउ व्हाट इज दिस फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा? देखो, इतना तो याद आ रहा होगा। सो दिस इज योर बैकबोन, सर्वाइकल रीजन, दिस इज योर चलो इसको दोबारा से रब करके ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, सो दिस इज योर नेक रीजन, सर्वाइकल रीजन, उसके वर्टिब्रा, इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, C7, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थोरैसिक रीजन, फाइन, थोरैसिक रीजन, डायफ्राम से ऊपर वाला रीजन। तो अब थोरैसिक रीजन में देखो, टोटल आपके 12 वर्टिब्रा होते हैं, T12, क्लियर, T1, T2, T3, T4 एंड T5, समझो। उसके बाद T6 एंड सो ऑन। ना सी, जहां पे आपका पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे बैकबोन का फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होगा, वहां आगे आपका ट्रेकिया इस तरह से डिवाइड करता है। एनसीईआरटी में क्लियरली इट इज मेंशन्ड दैट इट डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल, T5 लेवल, एंड डिवाइड्स इनटू द 2 ब्रोंकाई, और दोनों एक एक ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया। सो दिस इज योर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई फिर टूट जाएंगे इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो ये देखो, ये आपका ट्रेकिया था, फाइन, ट्रेकिया डिवाइड हो गया इनटू 2 ब्रोंकाई, क्लियर। और ये ब्रोंकाई एंटर कर जाते हैं आपके लंग्स के अंदर। चलो, ये आपके लंग्स हैं, फाइन। अब ब्रोंकाई आगे डिवाइड करेंगे इनटू ब्रोंक्यूल्स, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड करेंगे इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी आगे ब्रेक डाउन करेंगे इनटू टर्शरी, टर्शरी फिर टूटेंगे इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इज इट क्लियर? सो दीज आर ब्रोंकाई, singular is bronchus, then primary bronchioles, then we have secondary bronchioles, then we have tertiary bronchioles, and tertiary will break down into terminal bronchioles. These are all bronchioles. ठीक है जी? Okay, these are the bronchioles. So इस तरह से इनकी डिविजन होती जा रही है। अभी इतनी ब्रांचिंग क्यों की गई है? सो ये ब्रांचिंग इसलिए की जाती है, दिस ब्रांचिंग, सी ब्रोंकाई विल ब्रेक डाउन इनटू प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड ये ब्रांचिंग जो है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इट विल हेल्प इन द increasing the surface area, increase of surface area.
इज इट क्लियर? दिस इज द पर्पज ऑफ सो मच ब्रांचिंग. और अब इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे गाइस, इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे देखो, इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे लगे होते हैं ऐसे डक्ट्स, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स. और ये एल्वियोलर डक्ट्स के आगे होंगे लगे हुए sac like structures, and these sac like structures are known as alveoli. Alveoli. Is this clear? ठीक है. और ये सारा कुछ कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस इज ऑल पैक्ड इनसाइड योर लंग्स. दिस इज ऑल पैक्ड इनसाइड योर लंग्स. ये और भी नीचे होगा. Is this clear? So this is how bronchi and bronchioles are present. अब यहाँ पे भी अगेन इनकी हिस्टोलॉजी देखो. पहले तो एक्सटर्नली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिंग्स, सी शेप्ड रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स, कार्टिलेज की बनी हुई, वही सेम. ठीक है. एक्सटर्नली दोनों में ही प्रेजेंट होंगे. एंड इंटरनली ब्रोंकाई को भी जो लाइन करते हैं सेल्स, दे आर सूडो स्ट्राटिफाइड, सेम जो आपके ट्रेकिया के थे, सूडो स्ट्राटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम. ठीक है, कॉलमनर एपिथीलियम. फाइन. इफ वी टॉक अबाउट ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स में गाइस अगेन एक्सटर्नली रिंग्स प्रेजेंट होंगी, सी शेप्ड रिंग्स, पर्पस सेम है. और इंटरनली क्योंकि अब ट्यूब्स छोटी हो गई हैं तो यहां पे कॉलमनर सेल्स नहीं होंगे, कॉलमनर की जगह पे आ जाएंगे क्यूबॉइडल. रेस्ट द सेल्स विल बी सेम, सूडो स्ट्राटिफाइड ciliated, but instead of columnar they are now cuboidal epithelium. ठीक है. म्यूकस यहां पे भी सिक्रीट होगी, पर्पस सेम है. ठीक है. फर्क देख लो, फर्क कहां पे आया है? क्यूबॉइडल. क्योंकि ट्यूब्स छोटी हो गई हैं तो सेल्स भी छोटे हो गए. इंस्टेड ऑफ columnar now we have cuboidal epithelium here. Clear? So this was about your trachea, bronchi and bronchioles. Clear? अब bronchioles के आगे क्या है? alveolar ducts. अब क्या शुरू हो जाएगा? आपका respiratory part, जहां पे exchange होगा gases का. Clear? So ultimately ये सारा कुछ कहां पे present है? ये सब कुछ कहां हो रहा है? आपके lungs के अंदर. ठीक है. So lungs are the chief respiratory structures in humans. कैसे structures है देखो. Let's talk about its features. तो guys जो lungs होते हैं ये roughly triangular है, as we can see here. Not triangle, roughly triangular. ठीक है. स्पॉन्जी बैग्स होते हैं. जब पैदा होते हैं तो पिंक होते हैं और उसके बाद काले, बहुत काले, पॉल्यूशन की वजह से दे टर्न ग्रेश ड्यू टू पॉल्यूशन. इज दिस क्लियर? अच्छा, लंग्स के पास ना अपनी मसल्स नहीं होती, दे आर नॉन मस्कुलर. ये भी चीज है एक, दे आर नॉन मस्कुलर. तो इसका मतलब जब लंग्स की मूवमेंट हो रही है, इन्फ्लेट हो रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं, है ना. तो जब इनहेल कर रहे हैं इन्फ्लेट हो रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं डिफ्लेट हो रहे हैं, यानी छोटे हो रहे हैं बैलून. तो इसका मतलब मसल्स तो है नहीं, तो ये मूवमेंट मसल्स की वजह से नहीं हो रही. लंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव मसल्स. इनके आसपास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इनकी मूवमेंट करवाएंगे. क्लियर है? तो देखो अब कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट उससे पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो दीज आर लंग्स, रफली ट्रायंगुलर, स्पॉन्जी, पिंकिश एंड नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स. कितने हैं? पेयर्ड है. ठीक है. इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 होते हैं. कहां पे प्रेजेंट है? इन द थोरैसिक कैविटी. दे प्रेजेंट इन थोरैसिक या रिब केज. आसपास रिब्स ने इनको प्रोटेक्ट किया होता है. ठीक है. तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. प्रोटेक्शन के लिए एक और इसके आसपास मेम्ब्रेन्स भी होंगे, वील टॉक अबाउट इट. सबसे पहले देखते हैं लंग्स. सी, दिस इज योर राइट लंग. ठीक है. एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग. और इनके बिल्कुल नीचे गाइस प्रेजेंट होता है आपका डायाफ्राम. इसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. दिस इज योर डायाफ्राम. एंड वी हैव रेड डायाफ्राम इज ओनली अ मैमेलियन फीचर. डायाफ्राम के बहुत सारे रोल्स हैं, रेस्पिरेशन में, यूरिनेशन में, बर्थ में. ठीक है. कई तरह रोल्स आएंगे. सो दिस इज दैट डायाफ्राम. इनफैक्ट डायाफ्राम ही पहला स्ट्रक्चर है जो लंग्स को पकड़ के नीचे खींचने वाला है, इन्फ्लेशन में हेल्प करने वाला है. ठीक है. वील सी इट टुडे.
All right. So guys, this is right, this is left. Can we see some difference in the structure? थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे हो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है? सो देखो ये राइट लंग है. सो राइट लंग गाइस छोटा और मोटा होता है. इट इज स्मॉलर बट ब्रॉडर. क्यों? क्योंकि डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपका लिवर आ गया था, तो इस लिवर ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ठीक है? सो इट इज स्मॉलर एंड ब्रॉडर. एंड कैन यू सी हियर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स. ये देखो, ये एक और ये यहाँ पे गाइस फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी बताऊंगी. और ये फिशर का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, यानी ग्रूव. नाउ दिस ग्रूव इज गोइंग टू डिवाइड दिस राइट लंग इनटू 3 पार्ट्स. ये देखो, फर्स्ट इज सुपीरियर लोब, देन बीच वाला दिस इज द मिडल लोब और द मीडियन लोब, एंड बाहर वाला is this one is the inferior lobe. So right lung has 3 lobes. Clear? और इसके अंदर ये जो मैंने structures draw किए हैं, these are the fissures. ठीक है? तो ये जो fissure मैंने draw किया है, this fissure is known as horizontal fissure. This is known as horizontal fissure. क्लियर? और ये देखो इसकी शेप कैसे बन रही है, दिस इज काइंड ऑफ ऑब्लीक, तो दिस इज ऑब्लीक फिशर. तो आपके राइट लंग के अंदर 3 लोब्स हैं और 2 फिशर्स प्रेजेंट हैं. ये क्वेश्चन बन सकता है कितने फिशर्स प्रेजेंट है? 2 फिशर्स प्रेजेंट है, 2 फिशर्स. और कितने लोब्स बन जाएंगे? सी इट विल हैव 3 लोब्स, सुपीरियर, मीडियन एंड इंफीरियर. इज दैट क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट योर लेफ्ट लंग. अब देखो लेफ्ट लंग की भी बात करते हैं. तो लेफ्ट लंग में गाइस बिल्कुल ऑपोजिट चलने वाला है, ठीक है? सो सी द लेफ्ट लंग हियर. सो लेफ्ट लंग आपका लंबा और पतला होता है, लॉन्गर बट स्लेंडर. फाइन. और इसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं. अब 2 लोब्स हैं तो यहाँ पे फिशर एक ही होता है, 1 फिशर. नाउ सी हियर, आई विल शो यू. सो यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क करते हैं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. देयर इज 1 फिशर. ये ऑब्लीक जैसा है ना, ऑब्लीक है, सो दिस इज नोन एज ऑब्लीक फिशर. तो दिस वन इज ऑब्लीक फिशर. सो राइट की तरफ ऑब्लीक और हॉरिजॉन्टल दोनों है, वेयर एज लेफ्ट लंग ओनली हैज द ऑब्लीक फिशर. तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर लोब विल बी नोन एज सुपीरियर लोब एंड द लोअर लोब विल बी नोन एज इंफीरियर लोब. ये देखो, इंफीरियर लोब एंड सुपीरियर लोब. इज इट क्लियर? बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जो लेबलिंग्स दी हुई है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइट एंड लेफ्ट लंग. एक और चीज, अब ये जो स्पेस है गाइस, यहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है? सो दिस स्पेस वेयर हार्ट इज प्रेजेंट, नाउ दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम. क्या बोलते हैं इसे? मीडियास्टिनम. लेट्स राइट इट हियर. दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम. सो द स्पेस वेयर योर हार्ट इज लोकेटेड, ठीक है, बिटवीन 2 लंग्स. ठीक है जी, इट इज अ स्पेस बिटवीन 2 लंग्स वेयर हार्ट इज लोकेटेड. क्लियर हो गया? चलो, सो ये हो गया मीडियास्टिनम, राइट? और नीचे वाली साइड, इंफीरियर साइड ऑफ द लंग्स पे किस लंग्स में कौन प्रेजेंट है? आपका डायाफ्राम. सो इंफीरियर साइड पे डायाफ्राम है जो पकड़ के लंग्स को खींचने वाला है. इज दैट क्लियर? ऑल राइट. चले, अब एक और चीज, अब इसकी प्रोटेक्शन और भी तरह से मिलने वाली है. सो लेट्स सी अनदर वे ऑफ प्रोटेक्शन. तो पहले तो रिब्स उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्लस लंग्स के बाहर गाइस यहां पे 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, 1 एंड 2, ठीक है? थ्रू आउट प्रेजेंट होगा हर तरफ, ठीक है? ये मेम्ब्रेन्स क्या है? सो दिस आउटर वन एंड दिस इज इनर वन. सो आउटर वन इज नोन एज पेराइटल and the inner one is known as visceral. ठीक है? And together we call them pleura. We call them pleura. These are the protective coverings of lungs. Is this clear? So pleura are the protective coverings of lungs.
आउटर वन इज नोन एज पैराइटल, इनर वन इज नोन एज विसरल। क्लियर? अब इनके बीच में जो खाली स्पेस पड़ी है वो खाली नहीं होती। देखो उसका क्या होगा, दिस स्पेस इज नोन एज पेराइटल स्पेस या पेराइटल कैविटी एंड द फ्लूइड फिल्ड इन बिटवीन इज नोन एज पेराइटल फ्लूइड, सॉरी प्लूरल फ्लूइड, नॉट, दिस इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस एंड द फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। अब देखते हैं, ओके चलो एक बार स्लाइड ऐड कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। देखो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लूरा, ठीक है जी। सो प्लूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है लंग्स के आसपास, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड लंग्स, डबल मेम्ब्रेन्ड होती है ना। आउटर वन को क्या बोला है, आउटर इज ऑलवेज पेराइटल, ओपी याद रखा करो, ओवरपावर्ड, ठीक है। आउटर इज पेराइटल एंड इनर वन इज विसरल। क्लियर? अब इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन द टू इज टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज प्लूरल स्पेस, और इस प्लूरल स्पेस के अंदर गाइस फ्लूइड भरा हुआ है एंड द फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, स्पेस इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? अब ये फ्लूइड का पर्पस क्या है, देखो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड। सो द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड इज, अब फ्लूइड है तो बट ऑब्वियस इट विल प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, इट विल प्रिवेंट डेसिकेशन, डेसिकेशन मीन्स डिहाइड्रेशन। अब फ्लूइड है तो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेगा, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। थर्ड, फ्लूइड है तो फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। दो जब लंग्स इन्फ्लेट करती हैं या डिफ्लेट करती हैं तो दो मेम्ब्रेन्स आपस में रगड़े नहीं, सो इट विल प्रिवेंट फ्रिक्शन। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्लूरल फ्लूइड। इज दैट क्लियर? सो ये है आपका प्लूरा। Done. These are the protective coverings around your lungs. Clear? अब lungs के अंदर जो actually structures present हैं जहां gaseous exchange होना है, that structure is known as alveoli. That structure is known as alveoli. So alveoli are the unit of lungs. Clear? या फिर इसको mini lungs भी बोलते हैं क्योंकि exchange यहाँ पे होना है। Clear? और हर एक lung के अंदर guys around 150 million alveoli are present in each lung, in each lung. The total 300 million alveoli are present in both the lungs and they increase the surface area for gaseous exchange tremendously. ठीक है, तो कैसे होते हैं ये structures? देखो alveoli sac like structures हैं, fine, they are sac like structures. So let's draw it here. देखो ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। अब ये एल्वेलाई के वॉल में स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे गाइस, जहां जहां डिफ्यूजन होनी है, एक्सचेंज होना है, ठीक है, वहां पे हमेशा पतले सेल्स मिलेंगे एंड दीज पतले सेल्स आर नोन एज स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पे अभी आते हैं, पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। देखो ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, दिस इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलर मेम्ब्रेन में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। फाइन। अब एल्वियोलाई से ब्लड जो गैसेस है वो कहाँ जाएंगी? ब्लड के अंदर। तो यहाँ रिच ब्लड सप्लाई होनी है, सो थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज सीन हियर। अब कैपिलरीज की वॉल में भी स्क्वामस एपिथेलियम होता है एंड द वॉल ऑफ कैपिलरी या फिर स्क्वामस एपिथेलियम को हम क्या बोल देते हैं? एंडोथेलियम। व्हाट डू वी कॉल इट? एंडोथेलियम। Squamous epithelium of capillary is known as endothelium. ये कैपिलरी वॉल है। क्लियर? और एपिथेलियल टिश्यू के बारे एक खास बात याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होती है। एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होनी है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होनी है। ये हाइलाइटर क्यों नहीं चल रहा हमारा? चलो इसी से बना लेते हैं। सो सी दिस ऑल येलो पोर्शन, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ऐसा कोई एपिथेलियम नहीं है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। दोनों की बेशक अलग अलग होती है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ हम एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मान रहे हैं। सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? अब देखो, जब गैसेस ने ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल करेंगी? गैसेस जब ट्रैवल करेंगी, ऑक्सीजन यहां से ट्रैवल करेगी यहाँ पे, ठीक है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर जाएगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? सो किस किस लेयर को क्रॉस कर रही हैं गैसेस? नंबर 1 एल्वियोलर मेम्ब्रेन को, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और तीसरा कैपिलरी वॉल को। Are you getting it? तो ये तीन वॉल्स जो है, ये तीन लेयर्स जो हैं, they together form your respiratory membrane. They will together form your respiratory membrane. तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसको क्रॉस करके गैसेस इधर से उधर मूव करेंगी। और हमारे केस में कौन सी है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी वॉल। 1 + 2 + 3। इज दिस क्लियर? और हमारे केस में गाइस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, ठीक है, बहुत ही पतली होती है। किसी को याद आ रहा है कितनी पतली होती है? वी विल सी। नाउ सी, सो दिस इज एल्वियोलाई, यूनिट ऑफ लंग्स। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम, लेट्स लेबल इट नाउ। सो ये देखो, ये जो बीच में येलो शो किया है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और गाइस बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हमेशा नॉन सेलुलर होती है, इट इज ऑलवेज नॉन सेलुलर। इसमें फाइबर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, पर इसमें सेल कोई नहीं होता, ये याद रखना। फाइन। और एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन ये वाली, दिस इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है, प्लस यहां पे स्क्वामस एपिथेलियम लिखते हैं। क्लियर? ऑल राइट। और फिर ये कैपिलरी वॉल दिखाई गई है, तो कैपिलरी वॉल देखो, कैपिलरी वॉल, दिस इज कैपिलरी वॉल एंड कैपिलरी वॉल इज मेड अप ऑफ, इट इज नोन एज एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी एंड अगेन इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो जहां पे भी डिफ्यूजन होनी है वहां सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी और मोटे सेल के अक्रॉस डिफ्यूजन नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर? और ये देखो, ये बीच में आपका आरबीसीज आ रहे हैं, इस साइड से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और जाते हुए ऑक्सीजन पिक करने के बाद वो क्या बन जाएगा, यहां से वो ऑक्सीजनेटेड बन के चला जाता है। क्लियर? चलो, और ये गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन, और जो निकल रही है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एल्वियोलर कैविटी। ठीक है ना? ओके। नाउ अब गाइस, ये जो एल्वियोला है इसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लेट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अंदर की साइड पे ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। लेट्स सी, यहाँ पे एक फ्लूइड की लेयर प्रेजेंट होती है। देयर इज अ स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ alveolar wall, and this fluid is known as surfactant. What do we call it? We call it surfactant. सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सरफेक्टेंट प्रेजेंट है। कई तरह के सरफेक्टेंट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो सरफेक्टेंट है इसका नाम है लेसिथिन। क्या नाम है? लेसिथिन। एंड लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। इट इज अ फॉस्फोलिपिड। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज अ फॉस्फोलिपिड, फैट है। ठीक है, तो ये इसके सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि स्ट्रक्चर मेंटेन्ड रहे। इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन कम उतना एक्सचेंज ज्यादा अच्छा होगा। सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखो, बेसिकली एल्वियोलर वॉल में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, टाइप 1 सेल्स जो हैं, दीज आर स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर? बेसिकली सी, आई एम राइटिंग हियर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 जो है ये बनाते हैं सरफेक्टेंट। इनको क्लारा सेल्स भी बोल देते हैं, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्लारा सेल्स। और ये बनाएंगे सरफेक्टेंट जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा ताकि बहुत अच्छी एक्सचेंज हो सके। और जो टाइप 1 सेल्स हैं गाइस, ये टाइप 1 सेल्स आर नथिंग बट द स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? जो डिफ्यूजन में हेल्प करने वाला है। क्लियर? ओके।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। इज दिस क्लियर? अगर किसी बच्चे के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर पैदाइशी ये टाइप 2 सेल्स प्रेजेंट ना हो तो उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा, और उस केस में क्या होता है, सी इफ इट इज एब्सेंट, इफ सरफेक्टेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एब्सेंट होगा तो क्या होना है, एल्वियोलाई इस तरह से वॉल्स डैमेज रहेंगी, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा उसका। इसको बोलते हैं एटेलेक्टिसिस। क्या बोलते हैं? एटेलेक्टिसिस। श्रिवल्ड रहती हैं, एल्वियोलर वॉल्स का डैमेज हो जाता है अगर सरफेक्टेंट प्रेजेंट ना हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। इसको प्रॉपर साइज में मेंटेन करके रखने में कौन इंपॉर्टेंट है? दिस इज योर सरफेक्टेंट नोन एज लेसिथिन। क्लियर? ऑल राइट। सो गाइज नेक्स्ट अब हम देखेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, जल्दी से रीड कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू स्टार्ट विद ब्रीदिंग। सी, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, leading into the nasal chamber through nasal passage which opens into the pharynx. common passage है, clear? common passage for food and air. उसके बाद pharynx open होता है into the larynx. larynx will then open into the trachea. larynx cartilaginous box है, तुमने पढ़ा है 9 cartilages present है and helps in sound production, इसलिए इसको sound box भी बोल देते हैं। clear? all right. so during swallowing glottis हमने पढ़ा था कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, और मिड थोरैसिक रीजन तक जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेकिया एंड इट डिवाइड्स, सी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra level एंड आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एंड डिवाइड हो जाएगा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स एंडिंग इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इज दिस क्लियर? चलिए, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर, ये सारे देखो किस किस पे ये प्रेजेंट होंगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन हियर। कहाँ कहाँ आपके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं? कहाँ प्रेजेंट है? एनसीईआरटी सेज इट इज इन ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। इन सब में आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है इसके आगे थिन इररेगुलर एंड वास्कुलराइज्ड बैग्स प्रेजेंट होते हैं नोन एज एल्वियोलाई। क्लियर है? सो एल्वियोलाई भरे पड़े हैं हमारे लंग्स के अंदर। 2 लंग्स प्रेजेंट हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन्ड एक प्लूरा प्रेजेंट है। दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग विच हैज प्लूरल फ्लूइड एंड दिस प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? नंबर 1 रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड आउटर प्लूरा इज इन कंटैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। सी, एक बार दोबारा से देखते हैं अपना स्ट्रक्चर हियर। सो सी, जो आपका आउटर है, आउटर पेराइट यानी आउटर पेराइटल प्लूरा है, इसके बाहर क्या होगा? इसके बाहर होगा आपका रिब केज, ठीक है, इट इज इन कंटैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी और द रिब केज, और जो इनर वन है दैट इज इन कंटैक्ट विद द लंग सरफेस। कैन वी सी? सो दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज। चलिए, उसके बाद we are here, yes, outer is in close contact with the thoracic cavity lining, whereas inner one is in contact with the lung surface. The part starting with external nostrils to the terminal ones constitute the conducting part, पढ़ चुके हैं, whereas alveoli it forms the respiratory or the exchange part. Clear? Conducting part will transport the air. अब देखो conducting part ने क्या क्या किया था? nasal chamber में हवा filter हुई है, warm up हुई है, thermoregulation किया है, उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन हुई है, राइट? तो ये देखो क्या क्या काम हुए कंडक्टिंग पार्ट के। कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस, नंबर 1, इट क्लियर्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, इट क्लियर्स द एयर, नंबर 1, इट ह्यूमिडिफाइज द एयर, ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ये 3 फंक्शंस प्ले किए हैं। और एक्सचेंज ने क्या करना है? साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, राइट? ऑल राइट, सो गाइज विद दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ओवर। क्लियर? अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी कि किस तरह से ये हवा पहुंचेगी हमारे सेल्स तक।
So there are 5 steps which are involved in aerobic respiration. First step is breathing. First step is breathing. ठीक है, उसके बाद फिर हवा आपके लंग्स से ब्लड में जाएगी, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर ब्लड से वो सेल्स में जाएगी और सेल्स उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएंगे. क्लियर? तो आज हम फर्स्ट स्टेप देखने वाले हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन. क्लियर? वी ऑल्सो कॉल इट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. So the first step is called external respiration. बाकी के जितने भी steps हैं, they will constitute internal respiration. Is this clear? चलो, तो let's talk about breathing today. So basically breathing में हो क्या रहा है? Breathing में exchange होना है, gaseous exchange between lungs and atmosphere. Exchange between lungs and atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर से हवा अंदर और लंग्स से हवा बाहर, इस एक्सचेंज को बोलते हैं ब्रीदिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग नाउ इन डिटेल. सो सबसे पहले तो गाइस ब्रीदिंग का प्रिंसिपल समझते हैं. ठीक है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रीदिंग. हवा अंदर या बाहर जाती क्यों है, क्यों हवा मूव कर रही है? मूवमेंट ऑफ एयर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल. चाहे आंधी चले, तूफान चले, ठीक है, हवा हमेशा एक सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो करेगी कि वो हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. सिंपल. ठीक है, अगर हवाएं इधर की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब हमारी जगह पे लो प्रेशर क्रिएटेड है. फिजिक्स एवरीवेयर. फाइन. नाउ सी, सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग इज नंबर 1 दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. High pressure to low pressure area. Is this clear? This is the first principle. दूसरा प्रिंसिपल, हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. ये भी आपने पढ़ा हुआ है. अभी इसकी यहाँ पे जरूरत क्या पड़ गई है, चलो ये भी देखते हैं. देखो, हमने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल पे आ रही हूं, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. तो अगर हवा अंदर जा रही है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जा रही है, तो जिधर जा रही है उधर क्या होगा? लो प्रेशर. सो अगर हम इनहेल करते हैं, इन ब्रीथ करते हैं, हवा अगर अंदर जा रही है तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है. क्लियर? अगर हवा बाहर आ रही है तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर रिलेटिवली अंदर के कंपैरिजन में कम हो गया. तो जिधर भी हवा मूव करवानी है उधर प्रेशर लो होना चाहिए. अंदर भेजनी है तो अंदर लो प्रेशर होगा, बाहर भेजनी है तो बाहर लो प्रेशर होगा. इज इट क्लियर? अब हम प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकते अपने आप कि मैं अंदर का प्रेशर चेंज कर लूं या बाहर का प्रेशर चेंज कर दूं. आई कैन नॉट डू दैट. बाहर का प्रेशर सेम रहेगा, रिलेटिव हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा. बट हाउ डू वी डू दैट? वी नो द सेकेंड प्रिंसिपल कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है. अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा एंड द वाइस वर्सा. सो अगर मैं चाहती हूं कि हवा अंदर जाए, अंदर प्रेशर लो होना चाहिए, लेकिन अंदर प्रेशर लो करने के लिए मुझे अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases, pressure decreases. So air from atmosphere enters into the lungs. This is the simple philosophy of breathing. Clear हुआ? हवा हमेशा हाई से लो जाएगी और वो लो करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना होगा, बिकॉज पी एंड वी दे आर इनवर्सली रिलेटेड. डन. चलो अब करते हैं ब्रीथ. सो नॉर्मल ब्रीदिंग की पहले बात करूंगी. तो हमें पता है कि ब्रीदिंग के 2 फेजेस हैं गाइस. वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन. ठीक है, अब मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूं कि लंग्स नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं. लंग्स अपने आप मूव नहीं करेंगे, उनके आसपास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनकी मूवमेंट करवाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस स्ट्रक्चर्स. सो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड, देखो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड किसमें? नॉर्मल ब्रीदिंग में. स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड, सी नंबर 1 स्ट्रक्चर इज रिब्स. ठीक है, अब रिब्स, बोन्स भी अपने आप मूव नहीं करती. हड्डियों को मूव करवाने के लिए उनके साथ रिलेटेड होती हैं मसल्स, और जो रिब्स के साथ उनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वी कॉल देम इंटरकॉस्टल मसल्स. इज दैट क्लियर?
एंड नीचे की तरफ हमने देखा था कि डायाफ्राम प्रेजेंट है. इज दिस क्लियर? सो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. फोर्सफुल ब्रीदिंग में और भी ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे. सो आई स्पेसिफिकली मेंशन कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग. नाउ सी व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड देन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. अब देखो, जब हम इनहेल करते हैं, हर चीज ना पढ़नी नहीं है, उसको जरा ऑब्जर्व करो. हम बरसों से सांस ले रहे हैं. सो observe yourself. So when we breathe in, what happens? How does the chest move? When we breathe in, chest moves outward, upward and forward. देखो इस तरह से. So yes, now observe the movement of ribs. देखो कैसे मूव कर रहे हैं. जब inhale कर रहे हैं तो ribs बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर ये नीचे जा रहे हैं. Are you getting this? ऊपर मूव कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं. Are you getting this? So this is the movement of ribs while we inhale and exhale. तो जब हम inhale करते हैं guys, तो देखो when we are inhaling, तो ribs की movement को कैसे याद रखेंगे? So ribs move UFO. UFO. Aliens याद आ रहे हैं? ठीक है, तो देखो UFO, upward, forward and outward. ठीक है, so this is the movement of ribs during inhalation. Ribs move upward, forward and outward. अब ribs हड्डियां मूव करेंगी, तो हड्डियों को कौन मूव करवा रहा है? मसल्स. एंड वी कॉल देम इंटरकॉस्टल मसल. कॉस्टा इज फॉर रिब्स. और मसल्स हमेशा क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब यहीं से एक चीज पता लगनी चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस. दैट इज वाई inhalation is also an active process. स्टार्टिंग में बात की थी कि ब्रीदिंग एक्टिव और पैसिव दोनों होती है, तो ये एक्टिव प्रोसेस होगी और यहाँ पे मसल्स रिलैक्स करेंगे, उल्टा हो जाएगा, तो ये पैसिव प्रोसेस होती है. इज दैट क्लियर? ये लगभग 2 सेकेंड्स के लिए चलती है और ये लगभग 3 सेकेंड्स के लिए चलती है. इज दिस क्लियर? चलो, सो रिब्स यूएफओ मूव कर रहे हैं और उनकी यूएफओ मूवमेंट कौन करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, और डायाफ्राम. अब देखो डायाफ्राम की मूवमेंट समझने के लिए लेट्स गो हियर. ठीक है, ये देखिए. सो यहाँ पे हम दोनों की मूवमेंट देख पा रहे हैं. सो ये नीचे जो आपको ब्राउन से कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द डायाफ्राम. ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, डोम शेप. ठीक है, जब रिब्स बाहर आ रही है यानी इनहेलेशन हो रही है, तो आपका डायाफ्राम कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है. इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग फ्लैटेंड. कैन यू सी दैट? ठीक है, रिब्स यूएफओ कर रहे हैं और डायाफ्राम आपका फ्लैट हो रहा है. रिब्स यूएफओ, डायाफ्राम फ्लैटन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन. यूएफओ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायाफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड. ठीक है, अब देखो इससे हुआ क्या है. ये सारा कुछ काम धंधा हमने किया क्यों? इतना झंझट क्यों किया गया? जब रिब्स यूएफओ मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायाफ्राम नीचे जा रहा है, तो अंदर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज. वॉल्यूम विल इंक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. अब प्रेशर अंदर घट गया है तो क्या होना है? हवा विल गो इन. क्लियर? Now the opposite happens during exhalation. So ribs में upward movement हुई थी during inhalation, तो exhalation में क्या होगा? UFO का क्या हो जाएगा? upward का downward, up forward का backward and outward का inward. ठीक है, intercostal muscles यहाँ पे relax करेंगी. Clear? And diaphragm ऊपर की तरफ जा रहा था, so it was becoming dome shaped. Clear है? ठीक है, अब आगे देखो, डोम शेप हो गया, तो डोम शेप के बाद अब यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हवा विल गो आउटसाइड. क्लियर? नाउ वन थिंग मोर, सी ये जो रिब्स हैं, अब इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है गाइज, उन मसल्स को हमने क्या बोला था? इंटरकॉस्टल मसल्स. सी यहाँ पे ये जो मसल्स प्रेजेंट होंगी इन बोन्स के बीच में, इन रिब्स के बीच में, दे विल बी नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स. क्लियर? सो दिस इज स्टर्नम. सो ये आपका एक रिब है, ये दूसरा रिब है, एंड सो ऑन. इस तरह से नीचे स्टर्नम प्रेजेंट होगा. क्लियर? तो अब देखो मसल्स कौन सी हैं. सो ये मसल्स जो हैं, दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स. क्लियर?
अब देखो इंटरकॉस्टल मसल्स को भी दो में डिवाइड करते हैं, जो बाहर वाली हैं इनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती हैं यहां पे ये, इनको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर? इंटरनल की जरूरत हमें सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग में जरूरत पड़ती है, जब हम बहुत चिल्ला के बोलते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रेशर फील होता है, मसल्स में ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, थकेंगी भी। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब नॉर्मल ब्रीदिंग में गाइस देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स यूज होंगी दे विल बी एक्सटर्नल। इज दैट क्लियर? चलो, सो दिस वाज अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग, स्ट्रक्चर्स यूज्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। देखो अब ब्रीदिंग कर रही है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, एयर गोज इन, रिब्स स्टर्नम रेज्ड, ठीक है। अब रिब्स और स्टर्नम जब रेज हो रहे हैं तो रिब्स और स्टर्नम के रेज करने से जो वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है? इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू विल बी रीडिंग एनसीईआरटी, तो उसमें ये लाइन लिखी होगी, रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट से इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस इन इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीजेस, बट कौन से एक्सिस में? जब डायाफ्राम नीचे जाएगा तो अब इस तरह से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऊपर क्या है, सॉरी हमने उल्टा कर दिया है, ये डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में मूव करेगा, ऊपर एंटीरियर है नीचे पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीजेस, और यहां ओके, अब यहां पे कौन सा इंक्रीज करने वाला है? इस साइड पे, ठीक, दिस इज योर वेंट्रल साइड, दिस इज योर डॉर्सल साइड, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं करनी, मैंने गड़बड़ कर दी थी अभी। देखो इस साइड पे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड। तो ऐसे स्टर्नम और रिब्स की मूवमेंट से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है, जब डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड द प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह से जब रिब्स और स्टर्नम रिटर्न करेंगे तो वॉल्यूम विल डिक्रीज अलॉन्ग डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये लाइन, ये सब एनसीईआरटी में आएगी, और डायफ्राम के रिलैक्स करने से, डोम शेप होने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अलोंग द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इज दिस क्लियर? एंटीरियो, ऊपर एंटीरियर है, नीचे पोस्टीरियर है, इधर वेंट्रल है और इधर डॉर्सल है। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो यू मस्ट नो हाउ टू रीड द डायग्राम्स। सो यू विल बी रीडिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग गाइस, ठीक है, और इसमें वो सारी टर्म्स यूज होंगी। फोर्सफुल ब्रीदिंग में आ जाओ। अब देखो फोर्सफुल ब्रीदिंग में कपालभाति देखा आपने बाबा रामदेव को करते हुए, पेट छोटा करने की एक्सरसाइज? नहीं देखा है तो चलो आज देखते हैं। ये देखो, ये है बाबा रामदेव नदी के किनारे बैठे, ठीक है, कपालभाति कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो क्या हो रहा है, पेट एकदम से अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेट तो छोटा होगा ही, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग। वेरी गुड एक्सरसाइज इट इज, ठीक है। नाउ सी फोर्सफुल ब्रीदिंग में गाइस, स्पेशली फोर्सफुल एक्सहेलेशन में आपके जो पिछले स्ट्रक्चर्स थे वो तो यूज हुए ही हैं, यानी रिब्स यूज हुई हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यूज हुई हैं, ठीक है, डायाफ्राम डेफिनेटली मूव हुआ है। ये तो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बगैर तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं, पेट, एब्डोमिनल मसल्स, ऑल्सो एब्डोमिनल मसल्स के अलावा जब फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात होती है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी यूज होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये भी यूज होने वाली हैं। तो करना कभी कपालभाति, ट्राई इट, ठीक है। तुम्हें ज्यादा रियलाइज भी होगा कि हाँ, कभी नहीं भूलोगे उसके बाद कि पेट की मसल्स यूज हो रही हैं। और दूसरा, आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा, तो यहाँ स्टर्नम के पास वाली जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, दे आर योर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। Is it clear? So guys, enough of study. Let's have a quick brush up your brain time. So let's see the questions here. So what keeps the lungs inflated during expiration? Expiration यानी हवा जब निकल भी जाती है तब भी आपके lungs को inflate कौन रखता है?
Smooth muscles of lungs? No. Diaphragm and the intercostal muscles alone? No. Visceral pleura and changing volume of lungs. And surface tension from pleural fluid and negative pressure of pleural cavity. So this is the answer, negative pleural fat. अब ये नेगेटिव प्रेशर क्या होता है ये मैं समझाऊंगी तुम्हें कल, ठीक है. सो ये हम डिटेल में समझेंगे कल. ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है बट ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. चलो ये देखते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम. डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन यानी वो क्या हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है, ठीक है. इट फ्लैटन्स. इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. अभी गलती भी करके हटे हैं तो याद रहेगा, ठीक है. डिक्रीज नहीं करेगा वॉल्यूम, इंक्रीज करेगा, फ्लैटन हो रहा है तो. देन ह्यूमन बींग्स में ऑब्लिक फिशर्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं. इधर भी पड़े थे और इधर भी पड़े थे. दोनों लंग्स के साथ आपके ऑब्लिक फिशर्स प्रेजेंट होते हैं. Which of the following is entirely made up of cartilage? So I told you, आपका voice box is entirely made up of 9 cartilages. Divides at the into bronchi at which level? कोई नहीं भूलेगा. It divides at the T5. ठीक है, 5th thoracic vertebral level. What keeps the lungs inflated even during expiration? Same question. C-shaped cartilaginous rings around the trachea are open posteriorly to. किसके लिए ओपन होती हैं posteriorly to? पीछे की साइड पे वो बोल रहा है कि ट्रेकिया में वो सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स अराउंड द ट्रेकिया आर ओपन पोस्टीरियरली टू. यानी पीछे की साइड पे वो ओपन क्यों होता है, यानी पीछे की साइड पे आपकी कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट क्यों नहीं होती. आई टोल्ड यू फॉर द मूवमेंट ऑफ सी एक्सपेंशन ऑफ इसोफेगस ड्यूरिंग स्वॉल्विंग. टोल्ड यू अगर पीछे हार्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा तो इसोफेगस पेरिस्टाल्सिस नहीं कर पाएगा ढंग से, ठीक है. चलो. Trachea is lined by, very important, pseudostratified ciliated columnar epithelium. ठीक है. मैच द फॉलोइंग करेंगे. अब देखो नीरस एक एनालिडा है. एनालिडा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा. वैसे तो अर्थवर्म के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन होती है, नीरस के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं. अर्थवर्म स्किन से रेस्पायर करेगा, प्रॉन गिल से करेगा, कॉकरोच ट्रेकिया से करेगा, ठीक है. चलो. ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स इज कलरलेस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स सी दिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. सो ए इज ट्रेकिया, ठीक है. बी इज रिब्स, सी इज एल्वियोलाई, डी इज डायाफ्राम. अब देखो कौन सी करेक्ट लेबलिंग है अलॉन्ग विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन. ए इज ट्रेकिया, ओके. लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट, यहां गड़बड़ हो गई. 8 pleural membrane. B is a pleural membrane surround ribs on both the sides to provide cushion against ribs. अब देखो ऐसे डायग्राम में ना हमें क्लैरिटी नहीं हो रही है कि ये क्या बनाया हुआ है, तो इसको जरा दोनों मान लेते हैं. we'll see according to the options. C जो है, C alveoli है, thin walled है, vascular structures है for bag for the exchange of gases. ये तो सही बन रहा है ना. And then D, lower end of lungs, diaphragm pulls it down during the inspiration. Select the option, correct option. D is the lower end of lungs and diaphragm. और ये diaphragm लग रहा है but I think it is mediastinum, ठीक है. So this is mediastinum. तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सो रूल आउट करने वाला प्रिंसिपल यूज करना. एंड सेकेंडली अगर तब भी डाउट रहे तो जस्ट स्किप द क्वेश्चन. तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है. Try this structure again, I mean this question again, learn the structure which is given in NCERT and solve the question. Is that clear? चलिए, so that is all. ये क्वेश्चन और कर लेते हैं. Okay, so dash is not a characteristic feature of respiratory surface. देखिए जहां पे भी respiratory surface है वहां 3 फीचर्स होने जरूरी हैं. पतली होनी जरूरी है, परमिएबल होनी जरूरी है, मॉइस्ट होनी जरूरी है और हाईली वैस्कुलर होनी जरूरी है, ठीक है. वैस्कुलर होनी जरूरी है, ड्राई नहीं मांगता है. सो दिस इज रॉन्ग, आंसर इज ए. सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद द फिजियोलॉजी ऑफ respiration. Till then, read your NCERT very well and try to solve maximum questions possible. And as I said, if we'll work together, we will be the winners for sure.